दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े शहरों और हाई राइज बिल्डिंग से दूर एक कहानी है जो स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट और आइडियोलॉजी की है। ये कहानी हज़ारों लोगों की ज़िंदगी ले चुकी है और आज भी हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रही है। ये है नक्सलवाद की कहानी, एक ऐसा आंदोलन जो जस्टिस की उम्मीद से शुरू हुआ था लेकिन अब वायलेंस और ब्लडशेड में बदल चुका है। आज हम इसके हिस्ट्री, कॉजेज़ और करंट स्टेटस पर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि इस कॉम्प्लेक्स इशू को पूरी तरह समझ सकें। इंडिया का नक्सलवाद सिर्फ एक आर्म्ड रिबेलियन नहीं है, बल्कि ये उस फ्रस्ट्रेशन और इनजस्टिस की कहानी है जो डिकेड्स तक दबाई गई थी। 1967 में एक छोटा सा गांव नक्सलबारी, जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वो इस आंदोलन का स्टार्टिंग पॉइंट बना। यहाँ से नक्सलवाद को उसका नाम मिला। ये मूवमेंट शुरू हुआ पुअर पीजेंट्स और ट्राइबल लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। इस समय लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदारों के पास सारी पावर थी। वो बिना किसी डर के किसानों का शोषण करते थे, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे और उन्हें अनफेयर टैक्सेस में फंसा देते थे। और फिर इस सिस्टम के खिलाफ रिवॉल्ट की स्पार्क मिली। चारू माजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथल जैसे लीडर्स ने महसूस किया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ नहीं बदलेगा। ये लोग माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड थे और बिलीव करते थे कि आर्म्ड स्ट्रगल ही एकमात्र सोल्यूशन है। 25 मई 1967 को नक्सलबारी के एक ट्राइबल किसान ने अपनी ज़मीन रिक्लेम करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सपोर्ट करने वाले विलेजर्स पर फायर ओपन कर दी और 11 लोग मारे गए। यही घटना एक बड़े आंदोलन का कैटलिस्ट बनी। चारू माजूमदार ने इस समय अपनी 8 डॉक्यूमेंट्स लिखी। ये डॉक्यूमेंट्स नक्सलवाद का आइडियोलॉजिकल बेस बने। इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना और एक क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करना ही अल्टीमेट गोल है। इसी के चलते चारू माजूमदार और कानू सान्याल ने माओइस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आर्म्ड रिबेलियन का कॉल दिया। वो कहते थे, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। मतलब है कि सत्ता या ताकत बंदूक की नली से निकलती है। ये रेबेलियन न केवल वेस्ट बंगाल में फैला, बल्कि बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे बैकवर्ड स्टेट्स में भी लोगों को अपील करने लगा। इनिशियली गवर्नमेंट ने इसे एक लोकलाइज्ड रिवोल्ट माना था, लेकिन जब नक्सलवाद ने नेशनल अटेंशन गेन करना शुरू किया तो क्रैकडाउन शुरू हुआ। 1970s तक गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की। कई लीडर्स को अरेस्ट किया और कुछ मारे भी गए। चारू माजूमदार को 1972 में पकड़ा गया और कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। कानू सान्याल ने लेटर आर्म्ड स्ट्रगल को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मूवमेंट खत्म नहीं हुआ। सप्रेशन के बावजूद नक्सलवाद एक आइडियोलॉजी के रूप में सर्वाइव कर गया। ट्राइबल और पुअर फार्मर्स के ग्रेवियांसेस अभी भी अनरिजॉल्व थे और यही इस आग को बुझने नहीं दे रहा था। 1980s और 1990s के दशक में नक्सलवाद ने फिर से स्ट्रेंथ गेन की, क्योंकि जिस इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ था, वो प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद थी। इस समय तक ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड रीजन्स जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई। माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी जमीन छोड़ने पड़ी। रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन प्रोमिसेस भी पूरे नहीं किए गए। ट्राइबल्स और विलेजर्स ने महसूस किया कि सरकार उनकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसी वैक्यूम को नक्सलियों ने फिल किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। ट्राइबल्स और विलेजर्स के पास उनका साथ देने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं बची थी। 1980s में नक्सल आंदोलन फ्रेगमेंटेड था, लेकिन 2 मेजर ग्रुप्स उभरे। पीपल्स वॉर ग्रुप आंध्र प्रदेश में एक्टिव और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में स्पेशलाइज था, और दूसरा था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, जिसका बिहार में इन्फ्लुएंस था और आर्म्ड रेबेलियन को प्रमोट करता था। ये दोनों ग्रुप्स पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों को रिक्रूट करते थे। स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और रोड्स जैसी बेसिक फैसिलिटीज की कमी ने लोगों को नक्सल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया। पीडब्ल्यूजी और एमसीसी ने पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही नक्सल्स ने गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना शुरू किया। रोड्स और ब्रिजेस को उड़ाना ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएं। पुलिस स्टेशंस पर हमले करना, विलेजेस में पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना। गवर्नमेंट के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि किस विलेज में कौन इन्हें सपोर्ट करता है। यही गोरिल्ला स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ थी। फॉरेस्ट और माउंटेन्स ने इन्हें हाइड आउट प्रोवाइड किया। 1980s और 1990s में गवर्नमेंट्स ने नक्सल प्रभावित एरियाज में
मेजर मिलिट्री कैंपेन शुरू की, लेकिन सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करप्शन और इनएफिशिएंसी की वजह से फेल होते रहे। बाय द लेट 1990s नक्सलवाद एक लोकलाइज्ड रिबेलियन से बढ़कर अब ये सिर्फ फार्मर्स और ट्राइबल्स का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। 1998 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे इंडियाज सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज कहा। इस समय तक नक्सलियों ने प्रूव कर दिया था कि अगर ट्राइबल ग्रेवियांसेस को रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये समस्या और बड़ी होती जाएगी। 2004 में नक्सल आंदोलन में एक बड़ा बदलाव आया, जब दो बड़े फैक्शंस यानी पीडब्ल्यूजी और एमसीसी ने मर्ज करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट यानी सीपीआई माओइस्ट बनाई। इस मर्जर के बाद मूवमेंट और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। सीपीआई माओइस्ट का फोकस अब गुरिल्ला वॉरफेयर और रेड कॉरिडोर पर था। ये रेड कॉरिडोर एक हाइपोथेटिकल रीजन है जो वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, कवरिंग स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके एक कम्युनिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश करना, इसके लिए उन्होंने प्रोट्रैक्टेड पीपल वॉर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जिनमें 3 फेजेस थे। पहला गुरिल्ला वॉरफेयर, दूसरा एरियाज को लिबरेट करना और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को हटाना, तीसरा रेवोल्यूशनरी कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। सीपीआई माओइस्ट की ताकत सिर्फ उनके हथियारों में नहीं थी, बल्कि उनकी प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी में भी थी। ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उनके ग्रेवियांसेस को हाईलाइट करके खुद को उनका रक्षक यानी प्रोटेक्टर बताया। कॉर्पोरेट एक्सप्लॉइटेशन, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे इश्यूज पर ये लोग लोकल पॉपुलेशन के बीच सिंपैथी गेन करने में कामयाब हुए। इसी बीच इन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काफ़ी बड़े अटैक्स किए, जिसमें से सबसे बड़ा अटैक था दंतेवाड़ा एम्बुश, जो कि 2010 में हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई। ये आज भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। दूसरा छत्तीसगढ़ अटैक, जो कि 2013 में हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के टॉप लीडर्स को टारगेट किया गया था, जिनमें महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेता भी मारे गए थे। तीसरा फ्रीक्वेंट रेलवे और कम्युनिकेशन अटैक्स, ट्रेन्स डीरेल करना, मोबाइल टावर्स उड़ा देना। इन टैक्टिक्स से ये अपनी प्रेजेंस और पावर दिखाते थे। सीपीआई माओइस्ट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जैसे सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस, ताकि उनकी आइडियोलॉजी और मैसेजेस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। उनके ट्रेनिंग कैंप्स जंगलों में स्ट्रेटेजिकली लोकेट किए गए थे, जहां लोकल यूथ को आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स यूज़ करना सिखाया जाता था। गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ मैसिव ऑपरेशंस लॉन्च किए, लेकिन इनकी गोरिल्ला टैक्टिक्स और जंगलों में स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से इन्हें खत्म करना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। अब अगर नक्सलवाद को समझना है तो इसके पीछे के कॉजेज़ पर ध्यान देना होगा। नक्सलवाद सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, इसके रूट्स गहरी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इंडिया में डेवलपमेंट हमेशा अनइवन रहा है। सिटीज़ और अर्बन एरियाज तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल और बैकवर्ड रीजन्स आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे एरियाज में लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो लोग आसानी से ऐसी आइडियोलॉजीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो उनके दर्द और संघर्ष की बात करती हैं। माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनकी ज़मीन से फोर्सफुली हटाया गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लॉज तो हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब है। इमेजिन कीजिए जनरेशन से जिन फॉरेस्ट को लोग अपना घर मानते हैं, उन्हें माइनिंग कंपनीज़ को दे दिया जाए और बदले में रिहैबिलिटेशन और प्रोमिसेस भी पूरे ना हो। ये लैंड एलियनेशन एक बड़ी वजह है कि ट्राइबल लोग सरकार से नाराज़ हैं और नक्सलवाद को सपोर्ट करने लगते हैं। गवर्नेंस के फेलियर्स ने नक्सलवाद को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। कई गवर्नमेंट स्कीम्स जो बैकवर्ड रीजन्स को अपलिफ्ट करने के लिए थी, जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, ग्राउंड लेवल पर करप्ट ऑफिशियल्स और पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से फेल हो गई। जब लोगों को लगता है कि सरकार उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर रही है, तो वो ऐसे मूवमेंट्स को अपना सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। सीपीआई माओइस्ट ने इन फेलियर का फ़ायदा उठाया और खुद को एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस सिस्टम की तरह प्रेजेंट किया। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ा। हायर कास्ट लैंडलॉर्ड्स और मिडलमैन ने एक्सप्लॉयटेशन किया और ट्राइबल लोगों को हमेशा सोसाइटी से मार्जिनलाइज्ड रखा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और बेसिक राइट्स की कमी ने रिसेंटमेंट को बढ़ा दिया। जब लोग जस्टिस और इक्वालिटी के लिए पीसफुल रास्ते से कुछ नहीं पा सके, तो वो एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ मुड़ने लगे। यही नक्सलवाद के लिए फर्टाइल ग्राउंड बना। तो दोस्तों, ये हैं वो रीजंस जो नक्सलवाद को फ्यूल करते हैं। जब तक इन कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, नक्सलवाद सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इट विल रिमेन अ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंज। गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते समय यह समझना होगा कि ये सिर्फ पुलिस एक्शन का मामला नहीं है। जस्टिस, इक्वालिटी और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना होगा।
नक्सलिज्म के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने दो पैरेलल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, जिसमें से पहली थी फोर्स और दूसरी थी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। इनमें सबसे प्रोमिनेंट था ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो 2009 में लॉन्च हुआ। इसका एम था नक्सलियों की मिलिटेंट एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज करना और इनके कंट्रोल वाले इलाकों में शांति स्थापित करना। इस ऑपरेशन में विशेष फोर्सेस डिप्लॉय की गईं, जैसे कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन और ग्रे हाउंड्स। कोबरा सीआरपीएफ का एक स्पेशल कमांडो यूनिट है जो जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड करता है। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। कोबरा कमांडोज एडवांस्ड वेपन्स, ड्रोन्स और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को यूज करते हैं। इन्होंने नक्सलियों के कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खत्म किया। दूसरा आता है ग्रे हाउंड्स। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस का इलीट फोर्स है, जिसे 1989 में बनाया गया था। ग्रे हाउंड्स को उनकी स्विफ्ट स्ट्रेटेजी और जंगल कॉम्बैट स्किल्स के लिए जाना जाता है। इसी चलते गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से नक्सलवाद का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए ताकि लोकल पॉपुलेशन का ट्रस्ट जीता जा सके, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसी तरह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जो कि 2010 में स्टार्ट किया गया। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया। गवर्नमेंट ने नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए सरेंडर पॉलिसीज लॉन्च की। इसके तहत जो नक्सली हथियार डालते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नक्सलिज्म की करंट सिचुएशन क्या है और इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंसर्टेड एफर्ट्स ने नक्सलवाद को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, 2010 के मुकाबले नक्सल हिंसा में लगभग 80% की कमी आई है। नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या पहले 223 थी, जो अब घटकर करीब 90 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है। स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने लगभग नक्सलियों को एलिमिनेट कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि नक्सलवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई सारे चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, लैंड एलिनेशन और इनइक्वालिटी जैसी समस्याएं अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई हैं। सेंटर और स्टेट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन की अभी भी कमी है, जो नक्सल ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को कम करता है। नक्सलिज्म का सॉल्यूशन सिर्फ बंदूक या डेवलपमेंट स्कीम्स से नहीं हो सकता। इसे खत्म करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाना काफ़ी नहीं है। हमें इंश्योर करना होगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन को उनके फॉरेस्ट राइट्स मिले, उनके डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो और उन्हें सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को खत्म करना होगा ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स का सही फायदा ग्राउंड लेवल पर पहुंचे। ट्राइबल यूथ को मॉडर्न स्किल्स और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें नक्सल आइडियोलॉजी की तरफ खींचने की कोई वजह ना रहे। कोबरा और ग्रे हाउंड जैसे एलीट फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। साथ ही लोकल पुलिस को बेटर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए एक क्रेडिबल और टाइम बाउंड डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए। उन्हें रिहेबिलिटेशन और जस्टिस का भरोसा दिलाना होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अफेक्टेड एरियाज़ में लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। जब लोकल पॉपुलेशन ये महसूस करेगी कि गवर्नमेंट उनकी तरफ है और उनके मुद्दों को जेन्युइनली सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, तभी नक्सलवाद को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। नक्सलिज्म एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक डीप रूटेड सोशो इकोनॉमिक इशू है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन एक आंदोलन का रूप ले सकता है। आज हमने देखा कि किस तरह यह मूवमेंट एक जस्टिस के सपने के साथ शुरू हुआ था, लेकिन टाइम के साथ वायलेंस और ब्लडशेड में बदल गया। इंडिया की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ उनकी इंक्लूसिविटी में है। जब तक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डिस्प्लेसमेंट जैसे रूट कॉजेज सॉल्व नहीं होते, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए ज़रूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी मेजर्स हों तो दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ डायलॉग। अल्टीमेटली पीस और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है एक विजन जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करे, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करे जहां एक व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। ये सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबका फ़र्ज़ है।